Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the 8th part of Structure of Atom. So पिछले लेक्चर में हमने मैक्स प्लैंक की थ्योरी के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ओके अच्छा गाइज, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रही थी। मैं सोच रही हूँ कि 12th और 11th केमिस्ट्री दोनों के लेक्चर्स अपलोड करना चालू कर दूँ। तो 12th के मैं सुबह करा करूँगी और 11th के शाम को। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। सो हम पढ़ेंगे आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में हमने पिछली बार जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। सो हुआ क्या, 1887 में हेनरिक हर्ट्ज जो थे उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। कैसा एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला जो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है ये किया उन्होंने। एक यहाँ पे एक मेटल सरफेस डाली उन्होंने अंदर, उस पे जो है उन्होंने एक बीम ऑफ लाइट जो है उससे उसको एक्सपोज कराया। ओके अलग अलग मेटल्स लिए उन्होंने, जैसे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, उन पे उन्होंने जो है बीम ऑफ लाइट डाली और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें से निकल के आए बाहर। और इसी फेनोमेना का उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके और इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि उन्होंने, ये वैक्यूम चैम्बर था पूरा, इसके अंदर यहाँ पे जो है एक डिटेक्टर लगा दिया था जो ये डिटेक्ट कर सकता था कि इलेक्ट्रॉन्स उस पर कब हिट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर हिट कर रहे हैं। ओके सो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। अब इस इफेक्ट के जो रिजल्ट्स थे, इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो क्या आए थे? पहला रिजल्ट जो था वो था इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। तो ये था कि जैसे ही लाइट की बीम जो है वो सरफेस को स्ट्राइक कर रही थी, उसी के साथ ही जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकल रहे थे। मतलब कि there was no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface। यानी कि कोई भी टाइम लैग नहीं था। जैसे सपोज करो ये हमारी मेटल सरफेस है, इस पे लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे बिल्कुल एक सेकंड का, मिनी सेकंड का भी जो है हमारे पास टाइम लैग नहीं था। बिल्कुल उस पे पड़ते ही और वो बाहर निकल रहे थे। ओके देन नेक्स्ट जो चीज़ थी, जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन आया वो था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट थी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तो प्रोपोर्शनल थे। तो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा हुई उतने ही ज़्यादा जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले। ओके लास्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया था वो था फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यू ओ जिसको बोलते हैं, ये वाला, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एंड बिलो दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो हर एक मेटल के लिए एक अलग अलग मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिसके नीचे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब कोई भी फ्रीक्वेंसी हुई जैसे न्यू, जो कि ग्रेटर है न्यू नॉट से, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज करो जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल ले लिया हमने एम, उसके लिए फ्रीक्वेंसी है हमारी 2, सपोज करो 2 फ्रीक्वेंसी है हमारी 2 हर्ट्ज, लेकिन हम उस पर जो है कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं? हम 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे। हम इसको 6 कर देंगे, फिर हम 7 कर देंगे, 10 कर देंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ओके अब हुआ क्या, ये जो सारे रिजल्ट्स थे हमारे जो भी आए, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी 19th सेंचुरी की फिजिक्स, उसके बेसिस पे हम इन एक्सपेरिमेंट को या जो रिजल्ट्स आए हमारे इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो क्लासिक फिजिक्स है हमारी, जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। क्योंकि वो ये कहती है क्लासिकल फिजिक्स कि जो ब्राइटनेस है लाइट की उसके ऊपर हमारा जो एनर्जी कंटेंट है लाइट का वो डिपेंड करता है। यानी कि दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की जो निकल रहे हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि लाइट कितनी ब्राइट है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ओके नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट। अब हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की
कि जो नंबर है जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो नंबर तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा ना इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट के साथ हमारा नंबर भी बढ़ जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था हमारे पास। जैसे सपोज करो जो रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4.3 से 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। So red light of any brightness or intensity may shine on a piece of potassium metal for hours, but no photoelectrons are ejected. But as soon as even a very weak yellow light of 5.1 to 5.2 into 10 raised to power 14 hertz shine on the potassium metal, the photoelectric effect is observed. क्यों? Because the potassium metal has a threshold frequency of 5 into 10 raised to the power 14 hertz. इसको मैं समझा देती हूँ। अगर एक पोटेशियम मेटल है हमारा, उसकी जो न्यू नॉट है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ये है, तो अगर हम उस पर रेड लाइट डालेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है यानी कि न्यू नॉट से कम है, तो चाहे हम कितनी घंटों तक उसको जो है पोटेशियम मेटल पे उसकी बीम जो है वो डालते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम येलो लाइट डालेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5.1 से 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, अगर इसको हमने पोटेशियम मेटल के ऊपर जो है एक्सपोज कराया, मतलब पोटेशियम मेटल को इससे एक्सपोज कराया, तो चाहे हम 1 सेकंड के लिए भी एक्सपोज कराएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमें दिख जाएगा। ओके, सो गाइज नीट का एग्जाम आने वाला है और मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग एमसीक्यूज की लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर, क्वेश्चन बैंक नीट 2020 के नाम से। आप उस लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एक टेस्ट पेपर है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। 20 से 25 क्वेश्चन है उसमें, वो फ्री है एकदम। और उसके अलावा कुछ पेड पेपर्स भी हैं वहाँ पे, जैसे कि मॉक टेस्ट हैं, जंबो पैक्स हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें परचेज करके उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ज़रूर जाना उस साइट पे और उस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करना और बाकी टेस्ट भी परचेज आउट कर लेना। और जो भी बच्चे फ्री टेस्ट दे रहे हैं वो अपने नंबर्स जो हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, उन बच्चों को नेक्स्ट लेक्चर में जो है शाउट आउट मिलेगा। ओके, देन क्या हुआ, आइंस्टीन ने 1905 में क्या किया, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग Planck's quantum theory of electromagnetic radiation as a starting point। फिर क्या किया, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेके। उन्होंने क्या किया, शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन टू अ मेटल सर्फेस कैन देयरफॉर बी व्यूड एज शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल्स द फोटॉन्स। उन्होंने कहा कि एक बीम ऑफ लाइट को अगर हम एक मेटल सर्फेस पे छोड़ रहे हैं तो हम उसको क्या देख सकते हैं कि हम एक फोटॉन्स को, हम एक बीम ऑफ पार्टिकल्स को उसके ऊपर जो है एक्सपोज करा रहे हैं, फोटॉन्स को। So when a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom of the metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision and the electron is ejected without any time lag or delay। तो उनका ये कहना था कि जब भी एक फोटोन जिसके पास काफ़ी सारी एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी वाला, एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है जो कि मेटल के एटम के अंदर प्रेजेंट है, तो वो अपनी एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है कोलिजन के टाइम पे, और इलेक्ट्रॉन जो है बिना किसी टाइम लैग या बिना किसी डिले के इजेक्ट हो जाता है। नाउ ग्रेटर द एनर्जी possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy of the ejected electron। तो जितनी ज्यादा एनर्जी इस फोटोन में होगी उतना ज्यादा वो ट्रांसफर इस इलेक्ट्रॉन को करेगा और उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की होगी। Now, since the striking photon has energy equal to h nu, the minimum energy required to eject the electron is h nu naught। अब हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो हमारी एनर्जीज होती हैं वो h nu, 2h nu, 3h nu इस तरह से हो सकती हैं। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो स्ट्राइकिंग फोटोन है उसकी एनर्जी इक्वल्स टू है h nu। तो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए चाहिए वो कितनी होगी, एच न्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी हमें डिपेंड रखना है। तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी में वो कितना होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये जो डिफरेंस है इट इज ट्रांसफर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सपोज करो एच न्यू है हमारा 4 और एच न्यू नॉट है हमारा 2, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। Now, following the conservation of energy principle, the kinetic energy of the ejected electron is given by the equation h nu is equals to h nu naught plus half m e v square। तो अब
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एच न्यू हमें पता है, एच न्यू नॉट हमें पता है। एम ई क्या है? एम ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है? वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। Lastly, a more intense beam of light consists of a large number of photons. Consequently, the number of electrons ejected is also larger as compared to that in an experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed. और दूसरी बात वही है कि जो intense beam है लाइट की, जिसमें ज़्यादा photons है, तो उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे बजाय कि ऐसी लाइट के जो कि वीक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम निकले। ओके, नाउ जो ड्यूअल बिहेवियर रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसकी वजह से थोड़ा सा डिलेमा हो गया हमारे साइंटिस्ट के लिए। सो पार्टिकल नेचर जो है उसकी वजह से डिलेमा हो गया वेव नेचर को लेके भी, क्योंकि एक तरफ इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटिस्फैक्टरली, but on the other hand it was not consistent with the known wave behavior of light which could account for the phenomena of interference and diffraction. एक तरफ पार्टिकल नेचर से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो भी एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे, और आज जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा वो भी एक्सप्लेन करने में हम कामयाब रहे। लेकिन इसकी वजह से जो वेव बिहेवियर है हमारे लाइट का, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, जिसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाला जो पॉइंट है जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था वो आता है, उस पर हम जो है ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, मतलब उस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए पार्टिकल नेचर के थ्रू। Now the only way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both particle and wave-like properties. तो इस डिलेमा को, इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका था हमारे पास कि हम ये मान लें कि लाइट के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि पार्टिकल लाइक नेचर भी है उसका और वेव लाइक नेचर भी है उसका, यानी कि डुअल बिहेवियर है। Now depending on the experiment, we find that light behaves either as a wave और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट या तो वेव की तरह एक्ट करेगी या फिर पार्टिकल्स की स्ट्रीम की तरह। Now, whenever radiation interacts with matter, it displays particle-like properties in contrast to the wave-like properties which it exhibits when it propagates. तो होता क्या है, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर कब दिखाएगी? जब रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज दिखाएगी, लेकिन जब वो प्रोपोगेट करेगी, मतलब कहीं बढ़ रही होगी, तब वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज दिखाएगी, यानी कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के प्रोसीजर में। Now, this concept was totally alien to the way the scientists thought about matter and radiation, and it took them a long time to become convinced of its validity. तो ये कंसेप्ट जो था वो बहुत ही एलियन टाइप का था, मतलब एलियन वही होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो उस टाइप का कंसेप्ट था ये, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस तरह से सोचा ही नहीं था मैटर और रेडिएशन के बारे में, और बहुत टाइम लगा उनको ये चीज़ समझने में। Then it turns out that some microscopic particles like electrons also exhibit this wave particle duality. लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी हैं हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उनमें भी वेव पार्टिकल डुअलिटी है, मतलब वो वेव लाइक नेचर भी पॉजेस करते हैं और पार्टिकल लाइक नेचर भी। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, इन सब जगह भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।